हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यार। दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं यार, आरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। आज 28 अगस्त थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम था वो समाप्त हो चुका है और हमें 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न मिल चुके हैं दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार का एग्जाम का एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से किया जाता है, वो भी ऑथेंटिक रूप से। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए, इसी शिफ्ट का क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने और कब लागू किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड लिपन ने लागू किया था। कब? तो आपका आंसर हो जाएगा 1878 में। ठीक है। इसके अलावा मुख्य बातें ये हैं कि पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो आप जान लीजिए कि भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पे सेंसरशिप जो है वो लगाना था और ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध रोकना था। ये इसका मुख्य जो विशेषता है, उद्देश्य था। इसकी विशेषता क्या है ये भी जान लेते हैं। यह अधिनियम केवल स्थानीय यानी जो गैर अंग्रेजी थे भाषाओं के अखबार पर लागू होता था, यानी कहने का अर्थ है अंग्रेजी अखबारों पर नहीं लगता था। इसका परिणाम क्या हुआ? इस कानून के कारण भारतीय ने इसका जमकर विरोध किया और इसे गैंगित एक्ट भी कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए कि मुख्य पॉइंट है। हो सकता है नेक्स्ट डे जो एग्जाम है उसमें पूछ सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया था, आज़ादी के बाद किस क्षेत्र ने भारत के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। तो किसी क्षेत्र में। ठीक है। तो इसके अलावा हम फैक्ट्स भी जानते हैं। आज़ादी के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किसी क्षेत्र में योगदान सबसे अधिक था, क्योंकि स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर ही आधारित था। ठीक है। और अधिकांश जनसंख्या इसी पर निर्भर थी। हालांकि समय के साथ कृषि योगदान कम हुआ। ठीक है। अब कृषि बहुत कम होने लगा है पहले के मुताबिक। ठीक है। अब देखते हैं स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी। तो 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जीडीपी का 50% से अधिक था। ये आपको याद रखना है। उस समय लगभग 75% भारतीय आबादी कृषि गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। अब कम हो चुका है। ठीक है। अब बहुत ही इसके मुताबिक कम हो चुका है, या बात करें उसके मुकाबले तो बहुत कम हो चुका है। यह औद्योगिकी और शहरी विकास के बजाय कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं हरित क्रांति की। हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे और हर शिफ्ट में पूछता भी रहा है और एसएसजीडी में। ठीक है। तो हरित क्रांति समय हम कुछ जो फैक्ट्स वो जान लेते हैं। 1960 के दशक में शुरू हुई थी यह हरित क्रांति। ठीक है। किस पे जोर दिया गया था? गेहूं और चावल पर सबसे ज़्यादा इसमें जोर दिया गया था। ठीक है। हाँ, तो ये इसका मुख्य पॉइंट था। इसके अलावा अन्य क्रांति की बात करें, हरित क्रांति के बाद पीलित क्रांति आई जो तिलहन से संबंधित है। उसके बाद श्वेत क्रांति आई जो दूध से संबंधित है। उसके बाद नीली क्रांति आई जो मछली से संबंधित है। ये जैसी क्रांति आई इसको याद रखिएगा। ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन आया था, आज़ादी के बाद देशी अर्थव्यवस्था कैसी रही है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद 1947 से 1964 तक भारत की विकास दर 1.68% रही है और ये आपको याद रखना है। मैं इसे डिनोट कर देता हूँ। आंकड़े बताते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी वृद्धि की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि यानी कैग जिसे आर कहते हैं हम लोग, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कम थी। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग उस समय अंग्रेज के गुलाम से निकले हुए थे। ठीक है। तो ज़्यादा धन संपत्ति था वो लेकर चले गए थे, जिस कारण हमारी जो जीडीपी थी वो कम थी इनके मुकाबले। ओके। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस स्थान पर आयोजित नहीं हुए हैं। तो देखिए 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे, पटना, गुवाहाटी, भोपाल, पुणे। तो कोई कह रहा है कि ये ऑप्शन दिया था, कोई कह रहा है ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये ऑप्शन दिया था या नहीं दिया था। वैसे 5 प्लेसेस ने इस पर भाग लिया था, पटना, बेगूसराय, भोपाल नहीं लिया था, बेगूसराय लिया था, पटना लिया था और भागलपुर लिया था। ठीक है। ये जो है 3, 4, 5 जो है प्लेसेस स्थान जो है भाग लिए थे। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किस स्थान पर आयोजित नहीं हुआ था। तो कह रहा है कि कहने का अर्थ है कि कौन सा जो इनमें से 4 ऑप्शन है जो बिहार में नहीं है। ठीक है। कहने का अर्थ तो यही है। तो आप लोग जानते हैं कि ये भोपाल जो बिहार में है, पुणे बिहार में है, पटना भी बिहार में, लेकिन गुवाहाटी बिहार में नहीं है। तो इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ आयोजित नहीं हुआ था। ये आयोजित भी हुआ था तो 2021 में हुआ था। ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट कर दे या पूछ दे।
निम्न से कौन सा इनपुट और आउटपुट का सही जोड़ा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चन पूछा था ऐसे कि निम्न से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ऐसे करके पूछा था। और कोई कह रहा है कि इनपुट आउटपुट का सही जोड़ा है, कुछ ऐसा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्वेश्चन का सही तरीका पूछने का क्या था, ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो टच स्क्रीन, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड, USB, ये जो डिवाइस है ये इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार का डिवाइस है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम, स्कैनर, टच स्क्रीन, जोस्टिक, ग्राफिक्स, टैबलेट, गेम पैड और जो बारकोड होता है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। इन ऑप्शन में से हो सकता है, इन फैक्ट्स से हो सकता है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, मतलब 29 को, 30 को, 31 को, तो उनमें हो सकता है ये पूछ दे, ठीक है। तो इस सभी को आपको याद रखना है। इसके अलावा हम आउटपुट की बात करते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लेटर और GPS डिवाइस जो है, ये सारे जो हैं डिवाइस वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आया था कि Ctrl+Z शॉर्टकट की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो Ctrl+Z से अंडो होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और Ctrl+Y से याद रखिएगा आप लोग, Ctrl+Y से रेडो होता है, ठीक है। तो आपको फैक्ट्स याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बात बता दूँ तो Ctrl+P से पेस्ट होता है, Ctrl+Z से अंडो होता है, Ctrl+Y से रेडो होता है और Ctrl+S से सेव होता है। ये आपको चारों के चारों ऑप्शन याद रखने रहेंगे। हो सकता है नेक्स्ट एनालिसिस में, मतलब नेक्स्ट एग्जाम में पूछ दें। इसके अलावा क्वेश्चन आया था केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि लद्दाख पर किसका अधिकार होता है। तो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो शासक होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्ति प्रशासन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन करता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, न कि राज्य का प्रमुख, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन आया था जनजाति क्षेत्र का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिला कलेक्टर होता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बिरसा मुंडा के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए उनका जन्म झारखंड में हुआ था, ये गलत है, ये जो है वो सही है। वे विद्रोह के प्रमुख नेता थे 1899 के, ये भी सही है। और उनके धरती आबा के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, गलत है, ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा क्वेश्चन आया था 4 मार्च 2025 को जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है का इवेंट सिक्योरिटी सेफ्टी का क्या नारा दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि नारा था विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण, ये इसका मोटो था, ठीक है, आपको याद रखना होगा ये। इसके अलावा क्वेश्चन आया था फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए किस मंत्रालय को पास भेजा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म को प्रदर्शन से पहले जांच के लिए भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को दिया जाता है, जिसे हम CBFC कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, CBFC कहते हैं। यह बोर्ड क्या करता है कि यह बोर्ड सिनेमैटिक ग्राफिक अधिनियम 1992 को प्रावधान के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है और फिल्म को जनता के समक्ष प्रदर्शित करने से पहले उन्हें प्रमाणित करता है कि हाँ ये फिल्म सही है। आप लोग इसमें कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोई जो अथी होता है वो गाली से भरा होता है तो सेंसर बोर्ड लगाया जाता है, वो सब सरकार करता है, BFC करता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है, ये क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता दूं कि दल बदल कानून के प्रावधान से संबंधित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। भारत के संविधान 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के बारे में है। दल बदल विरोधी कानून उन लोगों के लिए एक निवारण के रूप में कार्य करता है जो एक दूसरे पार्टियों में जाते हैं, ठीक है, ये दिनवन का निवारण करता है। इसके अलावा क्वेश्चन आया था भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि मानव अधिकार जो अधिनियम है उसको 1993 में स्थापना की गई थी। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसे हम
NHRC 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यह 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत है। इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 PHRA द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन आया था हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, तो यह 25वें जो है 85वें स्थान पर है। ठीक है, 28 पर ये इसका स्थान है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तिमाही अपडेट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है और अब यह 77वें स्थान पर है। ठीक है, 77वें स्थान पर है। पिछले साल की समान अवधि में यह 25वें जो है स्थान पर था, जबकि 2025 की शुरुआत में 85वें स्थान पर ही था। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन कैसे करके पूछा था। ये क्वेश्चन लिख कर हमें भेजा गया था, तो हम लोगों ने उसे इस पर डाल दिया और आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने पेस्ट कर दिया था। देखिए अनुसूची में 10 में क्या ये पूछा गया था, पश्चिमी घाटी की शुरुआत किस घाटी से हुई है ये पूछा था, और लिखकर भेजा गया था कि हमें अमीर खुसरो किस भाषा में कम किया था। ठीक है, यानी किस भाषा में उन्होंने काम सबसे कम किया था, ये करके इसमें पूछा था। और पूछा था कि कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, या ऐसे पूछा था कि कौन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ऐसे करके पूछा था। उसके अलावा पूछा था कि मनरेगा योजना का पूरा नाम क्या है। इसके अलावा पूछा था आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही है। उसके बाद पूछा था सिंधु नदी के पश्चिमी से होकर कौन नदी बहती है। इसके अलावा पूछा था गंगा पार अधिनियम किस वंश से संबंधित है। इसके अलावा हमें लिखकर ये भी भेजा गया था कि 10th अनुसूची दल बदल कानून संबंधित है, ये पूछा था। इसके अलावा हमें ये भी पूछा था कि पिच के बीच में साउंड इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होता है, ये पूछा था। और पूछा था कि लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़ में प्रशासन को संभालत है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके अलावा पूछा था 10 लाख पे कितने जस्टिस हाई कोर्ट रहते हैं, ये पूछा था। इसके बाद इनपुट आउटपुट वाला पूछा था, कंट्रोल प्लस जेड वाला जो अंडो मैंने पढ़ाया था वो भी पूछा था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फिल्म से संबंधित क्वेश्चन था। इसके अलावा कौन सी आर्म्ड फोर्स नहीं है एंड CBE ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। औद्योगिक नीति से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि, और यहाँ पर देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाला पूछा था। उसके बाद पूछा था कि पश्चिम घाट के नीचे कौन सा स्टेट है, ये पूछा था। उसके अलावा पूछा था होम रूल लीग इस्टेब्लिश्ड करके वैसे क्वेश्चन था। ठीक है, NHRC जो मैंने पीछे पढ़ाया था वो पूछा था। इसके अलावा पूछा था वर्ल्ड हॉले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग पूछा था, जो कि मैंने बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अलादीन खिलजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, चोल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हिमालय में सिंधु नदी के साथ कौन सी पश्चिम से पूर्व नदी बहती है, ऐसे करके क्वेश्चन था। 1947 के बाद किस पे डिपेंड था भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो पूछा था। ठीक है, लॉस एंजल्स में साउंड जो ट्रैक होता है ऐसा कुछ करके टेलर स्विफ्ट पूछा था। ठीक है, उसके अलावा कैनस पता नहीं नॉमिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा था। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था प्रियंका। ठीक है, देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि केरल में कौन सी खेती करते हैं, ऑप्शन रवा धन ऐसे करके ऑप्शन था, आप लोग देख लीजिएगा इसको। विधानसभा से कौन सा सही विधान है, ये भी आपसे पूछा गया है। बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आदि पोस्ट टिश्यू रिलेटेड और डिफ्यूज फिल्टरेशन ऑप्शन थे। ठीक है, ऐसा करके क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिए। द अमेंडमेंट 10th से आया था, ये भी आपको साउंड यूनिटी से आया था। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग से आया था। तो ये सारे के सारे जो हमें लिख कर क्वेश्चन है लिख कर भेजा गया था, तो मैंने आपको दिखाना चाहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।